नमस्कार छात्रों, पेपर क्रमांक 15 के अंतर्गत प्रयोजनमूलक हिंदी, इस पेपर के अंतर्गत इकाई क्रमांक 4 अनुवाद। इस इकाई के अंतर्गत छात्रों हम अनुवाद का स्वरूप और महत्व, अनुवाद की उपयोगिता और अनुवाद के प्रकार तथा अनुवाद करने के लिए कौन कौन से गुणों की आवश्यकता है, इस विषय को हम देखेंगे। छात्रों, अनुवाद, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहा जाता है, यानी मराठी में इसको हम भाषांतर कहते हैं। तो इस अनुवाद का स्वरूप और अर्थ क्या है, यह पहले पर हम देखेंगे। छात्रों, अनुवाद का तत्सम अनुवाद जो है एक तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा का ये शब्द है। अनु प्लस वाद अर्थात वद, कहना, बोलना, धातु को अनु उपसर्ग लगाने से बन गया है। छात्रों, इसका व्युत्पत्तिमूलक अर्थ होगा पुनः कथन। अनुवाद का उत्पत्तिमूलक अर्थ है पुनः कथन, अर्थात बाद में कहना, पीछे से कहना, पश्चात कहना आदि कहा जाता है। न्याय दर्शन के अनुसार भी अनुवाद पुनरुक्ति है। छात्रों, वैदिक काल की मौखिक पठन परंपरा में गुरु जो कहते थे, शिष्य उसे दोहराते थे। इसी दोहराने को ही हम क्या कहते हैं कि अनुवाद कहते हैं। इसी दोहराने को क्या कहते हैं हम? अनुवाद कहते हैं। इसको दोबारा कहना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोबारा कहना भी कहा जाता है। प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में अनुवाद चिंतन की एक लंबी परंपरा हमें दिखाई देती है। आवश्यक, किंतु वह अनुवाद का अर्थ यह नहीं है जो आज हम हिंदी में ग्रहण करते हैं। वस्तुतः संस्कृत में इस अर्थ का शब्द ही नहीं है। भाषांतर का अर्थ संस्कृत में दूसरी भाषा होती है। छात्रों, मध्य युग में संस्कृत ग्रंथों के अर्थ संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में स्पष्ट करने का काम शुरू हुआ। इन ग्रंथों को टीका ग्रंथ भी कहा जाता था। यह एक प्रकार से व्याख्या स्वरूप भाषानुवाद ही था। मराठी में कुछ वर्षों तक आलोचना को टीका ही कहा जाता था, अब समीक्षा कहा जाता है। संस्कृत से अन्य भाषाओं में किए जाने वाले भाष्यों को भाषा टीका कहा जाने लगा। पुरानी हिंदी में संस्कृत के हिंदी अनुवादों को उल्टा कहा जाता था। तर्जुमा अरबी भाषा का शब्द हिंदी में उर्दू के वास्ते आया, जो हिंदुस्तानी में अनुवाद के लिए प्रचलित रहा। यानी तर्जुमा शब्द जो है अनुवाद के लिए अरबी भाषा से प्रेरित हुआ है। वैसे देखा जाए तो छाया, टीका, भाषा टीका, उल्टा, तर्जुमा, भाषानुवाद आदि अनुवाद के लिए समानार्थी शब्द है। कौन कौन से? छाया, टीका, भाषा टीका, उल्टा, तर्जुमा, भाषानुवाद आदि शब्द जो है अनुवाद के लिए कैसे है? समानार्थी शब्द जो है माने जाते हैं। मराठी में इसे भाषांतर शब्द का प्रयोग होता रहता है।
अब हिंदी के प्रभाव से अनुवाद शब्द का प्रयोग बड़ी मात्रा में होने लगा है। हिंदी में अनुवाद शब्द बंगाली भाषा से आया है। अंग्रेजी में इसे ट्रांसलेशन कहते हैं, जो मूलतः लैटिन शब्द है। छात्रों, ट्रांसलेशन का अर्थ यह है, ट्रांस का अर्थ है उस पार, ट्रांस का अर्थ है उस पार, और लेशन का अर्थ है ले जाना। एक भाषा से दूसरी भाषा में शब्द तथा वाक्य अथवा ग्रंथ को ले जाना, उसको हम अनुवाद कहते हैं। फिर एक बार अनुवाद की परिभाषा आप ध्यान में रखिए, परिभाषा नहीं है, अनुवाद शब्द का अर्थ ध्यान में रखिए कि ट्रांसलेशन, इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन। ट्रांस का अर्थ है उस पार, ट्रांस का अर्थ है उस पार, और लेशन का अर्थ है ले जाना। अर्थात एक भाषा से दूसरी भाषा में शब्द, वाक्य अथवा ग्रंथ को ले जाने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनुवाद कहते हैं। ऐसे इस अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति जो है मानी जाती है। यानी आजकल ये वैश्वीकरण का दौर है छात्रों, और इस वैश्वीकरण के दौर में बगैर अनुवाद से हमारा क्रिया व्यापार नहीं चलता, इसलिए आज अनुवाद को बहुत ज़्यादा महत्व प्राप्त हो चुका है। छात्रों, अनुवाद का स्वरूप क्या है? अनुवाद के बारे में हमने देखा कि अनुवाद के लिए तर्जुमा शब्द है, ट्रांसलेशन शब्द है, भाषांतर शब्द है, भाषानुवाद है, विविध शब्द जो है अनुवाद से माने जाते हैं। मगर अनुवाद का स्वरूप किस प्रकार है, इसको भी देखना मैं समझता हूँ कि यथोचित हो जाता है। छात्रों, अनुवाद मूलतः एक भाषिक प्रक्रिया है। क्या है कि भाषिक प्रक्रिया है। सभी प्राणियों में मनुष्य प्राणी को ही भाषा का वरदान प्राप्त हुआ है। मनुष्य प्राणी सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उसको वाणी है, भाषा है, और भाषा के कारण सब प्राणियों में मनुष्य प्राणी जो है सर्वश्रेष्ठ बन गया है। हम अन्य प्राणियों की भाषा की बात करते हैं अवश्य, लेकिन उसमें किसी प्रकार का विकास नहीं होता, नहीं विचार होता है, वो जन्मसिद्ध होती है। लेकिन मनुष्य को भाषा सीखनी पड़ती है। भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति और संप्रेषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकसनशील उपकरण है, यह माध्यम है अभिव्यक्ति और संप्रेषण का, क्योंकि हम अभिव्यक्ति और संप्रेषण भाषा के माध्यम से ही करते हैं। छात्रों, व्यापक रूप से विचार करने पर दिखाई देता है कि मनुष्य का समस्त व्यापार चिन्हों या प्रतीकों के आधार पर ही चलता था। और छात्रों, ये मैंने भाषा विज्ञान में आपको बता दिया है कि चिन्हों और प्रतीकों के माध्यम से पहले पल आदिमानव जो था अपना क्रिया व्यापार किस प्रकार करता था, ये भी मैंने आपको भाषा विज्ञान में आपको बता दिया है। छात्रों, शब्दों का अर्थ हम जानते हैं, किंतु हम यह भी जानते हैं कि शब्द अथवा उसका अर्थ वस्तु नहीं है जिसकी ओर वह निर्देश करता है। अर्थ क्या होता है? शब्द का ध्वनि रूप, और वह जिस वस्तु का निर्देश करता है उस वस्तु के बीच होने वाले संबंध का अर्थ कहा हो जाता है आदि जो है देखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। छात्रों, पेड़ शब्द वह है जिस वस्तु की ओर वह निर्देश करता है। उसका पेड़ ध्वनि से कोई संबंध नहीं है। संज्ञा और वस्तु को किसी भी प्रकार का कोई संबंध होता तो सभी भाषाओं में पेड़ के लिए पेड़ ही कहा जाता, और फिर अनुवाद की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। भाषाएं अनेक है और उसमें भाषिक प्रतीक भिन्न भिन्न होते हैं। भाषिक प्रतीक और निर्दिष्ट वस्तु में कोई इंद्रिय संबंध अथवा कार्यकार भाव नहीं होता।
इसलिए भाषा समाज की यादृच्छा से ही शब्द बनते हैं। छात्रों, शब्द वस्तु नहीं है, नहीं उसका अर्थ ही वस्तु है, अन्यथा पानी कहने से प्यास बुझ जाती। तात्पर्य भाषा प्रतीकित संबंधों की वो व्यवस्था है। शब्द का अर्थ बताने के लिए हमें फिर दूसरे शब्दों का ही सहारा लेना पड़ता है, अर्थात एक भाषिक प्रतीकों को समझने के लिए अन्य भाषिक प्रतीकों की सहायता ली जाती है। यह शब्दांतरण अथवा एक प्रतीकानंतरण को कहा जाता है। बस अंतर इतना ही है कि अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में होता है, तो यहाँ एक भाषा में व्यक्त किए गए विचारों को उसी भाषा में किंतु अन्य शब्दों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, उसे हम अनुवाद कहते हैं या भाषांतरण कहते हैं। छात्रों, प्रतीकों का एक व्यापक विश्व होता है, जिसका पहला क्षेत्र जो है शब्दांतरण होता है। इसे रिवार्डिंग भी कहा जाता है, अर्थात भाषांतर्गत अनुवाद अथवा एक ही भाषा में भिन्न शब्दों में पुनर्कथन। दूसरा क्षेत्र है नियमित अनुवाद का। भाषांतरण का इसी प्रक्रिया को अंतर्भाषीय अनुवाद कहा जाता है। हम अपने अनुवाद की अवधारणा में इस क्षेत्र का विचार कर रहे हैं। तीसरा क्षेत्र है प्रतीकांतरण का। इसे ट्रांसम्यूटेशन कहा जाता है। इसमें भाषिक अथवा अन्य प्रतीकों का अर्थ विवरण अन्य प्रतीक क्षेत्रों से होता है। ललित कलाओं की अपनी अपनी प्रतीक व्यवस्था होती है और अपने अपने माध्यम होते हैं। जैसे संगीत में स्वर, चित्र में रंगरेखा, किंतु राग संगीत को चित्ररूप दिया जा सकता है, कविता को नृत्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है, कथा को अभिनय हो सकता है, नाटक या उपन्यास को चलचित्र बन सकते हैं। यह प्रतीकांतर है। प्रतीकों के मिश्रण से नए कला रूप भी बन सकते हैं। इसलिए छात्रों, अनुवाद भाषा विज्ञान की ही एक शाखा मानी जाती है। भाषा में जहाँ एक भाषा का दूसरी भाषा में साथ होने वाले संबंधों को अध्ययन किया जाता है, वहाँ अनुवाद विद्या के उपयुक्त जानकारी मिल जाती है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान में दो या अधिक भाषाओं की तुलना करते हैं तथा उसमें सामानों की खोज की जाती है। व्यतिरेकी भाषा विज्ञान में दो भाषाओं की असमानताओं का पता लगाया जाता है। अनुप्रयुक्त अथवा प्रायोगिक भाषा विज्ञान में प्राप्त सैद्धांतिक जानकारी को विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग किया जाता है। अनुवाद कार्य अनुप्रयोग ही है, अतः इसे प्रायोगिक भाषा विज्ञान की शाखा मानी जाती है। छात्रों, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उस भाषा को स्रोत भाषा कहा जाता है। परीक्षा के लिए प्रश्न आ जाता है कि जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उस भाषा को टिम्ब भाषा कहा जाता है। उसका सही उत्तर है स्रोत भाषा। जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उस दूसरी भाषा को लक्ष्य भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लक्ष्य भाषा। जिस भाषा सामग्री का अनुवाद किया जाता है उसे पाठ कहा जाता है। दो भाषाओं के शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ और ध्वनि प्रतीकों की तुलना करके उसमें समानताओं और असमानताओं को देखना भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण से संभव होता है। इसलिए छात्रों, अनुवाद मूलतः भाषिक प्रक्रिया होने के कारण यह विश्लेषण अवश्य की होता है। अनुवाद का कार्य करने वाले को हम क्या कहते हैं? अनुवादक कहते हैं। इस प्रकार अनुवाद जो है जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर व्यापक रूप धारण कर चुका है।
संचार माध्यमों ने जिस प्रकार विश्व को एक देहात में बदला हुआ देखा, उसी प्रकार अनुवाद ने विश्व संस्कृति को विविधता में एकता का अनुभव कर दिया है। अनुवाद के अनेक व्यावहारिक उपयोग है, उसी प्रकार सैद्धांतिक ज्ञान और सांस्कृतिक उपलब्धि के रूप में भी वह महत्वपूर्ण साहित्यिक अनुवादों ने संस्कृति को समृद्ध किया गया है। इस प्रकार अनुवाद का एक व्यापक स्वरूप जो है आज हमें दिखाई देता है। धन्यवाद।